Hey friends, a warm and hearty welcome to you all. My name is Shivya Luwalia and I am your business teaching buddy. So अब तक हमने पढ़ा था एक जॉइंट स्टॉक कंपनी या कंपनी होती क्या है. हमने पढ़े थे उनके फीचर्स, मेरिट्स, डीमेरिट्स एंड टाइप्स. आज का हमारा टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ कंपनी. अब हमें ये तो पता है कि कंपनीज एग्जिस्ट करती हैं, पर वो कैसे एग्जिस्टेंस में आती हैं. क्या प्रोसीजर होता है जिसे फॉलो करना पड़ता है एक बिजनेसमैन या एक ग्रुप ऑफ बिजनेसमैन्स को. तो हम अब ये पढ़ते हैं. सो जो फॉर्मेशन ऑफ कंपनी होती है उसके 4 स्टेप्स हैं. प्रमोशन, इनकॉर्पोरेशन, कैपिटल सब्सक्रिप्शन एंड कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस. हम पढ़ेंगे वन बाय वन इन सबको डिटेल्स में. सो सबसे पहले हमारे पास है प्रमोशन. प्रमोशन क्या होती है? इट रेफर्स टू दी सम टोटल of all those activities which are necessary for bringing a company into existence. A person performing these activities is called a promoter. अब promotion का मतलब वो हुआ every activity which is necessary to bring a company into existence. These are all the basic activities. मतलब फाउंडेशन ले करने वाली एक्टिविटीज़ जो होती हैं उन्हें प्रमोशनल एक्टिविटीज़ कहा जाता है. और जो पर्सन ये एक्टिविटीज़ कंडक्ट करता है उसे प्रमोटर कहा जाता है. नाउ देयर कैन बी वन सिंगल प्रमोटर फॉर अ कंपनी और अ ग्रुप ऑफ प्रमोटर्स फॉर अ कंपनी. अब है हमारे पास स्टेजेस ऑफ प्रमोशन. अब हमें ये तो पता चल गया प्रमोशन क्या होती है, पर उसके स्टेजेस क्या होते हैं, क्या क्या वो बेसिक एक्टिविटीज़ होती हैं जो करनी पड़ती हैं. सबसे पहले है डिस्कवरी ऑफ अ न्यू आइडिया. अब एक कंपनी एक पर्पस के लिए स्टार्ट की जाती है और वो पर्पस हुआ वो पर्टिकुलर या यूनिक आइडिया. तो सबसे पहले एक ग्रुप ऑफ बिजनेसमैन को एक न्यू आइडिया सर्च करना पड़ता है. वो आइडिया जो ट्रेंडी हो या वो आइडिया जिसकी नीड और डिमांड हो मार्केट में. तो सबसे पहले है डिस्कवरीज ऑफ आइडिया. फिर है डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन. अब हमें आइडिया तो मिल गया, पर उसके पीछे की रिसर्च, क्या प्रोज या कॉन्स होंगी वो स्टार्ट करने के, उसे कंडक्ट करने के लिए, क्या फैसिलिटीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, क्या ये अकॉर्डिंग टू लॉ अप्रूव्ड है या नहीं, एंड बहुत कुछ. सो एक प्रॉपर डिटेल्ड रिसर्च या इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत होती है किसी भी कंपनी को स्टार्ट करने के लिए. फिर है हमारे पास असेंबलिंग डिफरेंट फैक्टर्स. अब आपने इकोनॉमिक्स में ये पढ़ा होगा देयर आर 4 टाइप्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन: लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर. अब लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, हमें ये सब कलेक्ट करने पड़ेंगे एक कंपनी को स्टार्ट करने के लिए. अब क्वेश्चन ये है कि ये किस क्वांटिटी या किस प्रमोशन में इनकी ज़रूरत है. तो ये सब डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन के बाद पता लग जाता है एंड उसके अकॉर्डिंग असेंबलेंस ऑफ फैक्टर्स का स्टेप कंडक्ट किया जा सकता है. फिर है हमारे पास अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोफेशनल्स. अब एक कंपनी को रन करने के लिए काफ़ी सारे प्रोफेशनल्स की ज़रूरत होती है. फॉर एग्जांपल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स या कंपनी सेक्रेटरीज एक्सेट्रा. तो इन प्रोफेशनल्स की रिक्वायरमेंट आफ्टर कमेंसमेंट या आफ्टर द बिजनेस स्टार्ट सिर्फ तभी नहीं होती है, उनकी ज़रूरत पहले से पड़ती है कि प्रॉपर प्रोसीजर, प्रॉपर पेपर वर्क हो, कितना कैपिटल रखना चाहिए, कितनी इन्वेस्टमेंट्स की ज़रूरत है, कितने शेयर्स में कैपिटल को डिवाइड करना चाहिए, इन बहुत कुछ. बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनके लिए एक्सपर्ट एडवाइस या प्रोफेशनल असिस्टेंस की ज़रूरत होती है. अब है हमारे पास द सेकेंड स्टेप जो कि है इनकॉर्पोरेशन का. सो व्हाट डज इनकॉर्पोरेशन मीन? इनकॉर्पोरेशन मीन्स registration of a company as a legal entity under the Companies Act. अब हमारे पास आ गया है बिजनेस आइडिया, हमने कर ली है डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन, हमने फैक्टर्स भी कलेक्ट कर लिए हैं और अब हमारे पास प्रोफेशनल्स की असिस्टेंस भी है. फिर क्या स्टेप आता है? फिर आता है रजिस्ट्रेशन का स्टेप. यहाँ पे रजिस्ट्रेशन होता है कंपनीज एक्ट के अंदर ताकि एक कंपनी को लीगल एंटिटी या एक सेपरेट लीगल आइडेंटिटी मिल सके. इन शॉर्ट, आफ्टर दिस स्टेप बिजनेस और बिजनेसमैन यानी कि कंपनी और बिजनेसमैन इन दोनों की एक अलग अलग आइडेंटिटी बन जाती है.
अब है हमारे पास स्टेप्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन। अब हमें कुछ स्टेप्स परफॉर्म करने पड़ते हैं या कुछ एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी पड़ती है जिससे इनकॉर्पोरेशन पूरी हो सके। सबसे पहले है हमारे पास प्रिलिमिनरी एक्टिविटीज़, और इसमें पहला सब पॉइंट है रजिस्टर्ड ऑफिस का। अब एक कंपनी को स्टार्ट करने के लिए एक रजिस्टर्ड ऑफिस की ज़रूरत पड़ती है। It is where the registered office, the registration takes place. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर रजिस्टर्ड ऑफिस हम पंजाब में रखना डिसाइड करते हैं तो कंपनी का रजिस्ट्रेशन पंजाब में ही होगा। देन द सेकेंड सब पॉइंट इज डिसाइड द नेम ऑफ द कंपनी। अब एक कंपनी का नाम रखना काफ़ी इम्पॉर्टेंट टास्क होता है। ये नाम लाइफ लॉन्ग इस कंपनी का होगा एंड ये ही इसकी एक पहचान क्रिएट करेगा, एक गुडविल क्रिएट करेगा। सो डिसाइडिंग द नेम ऑफ द कंपनी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टास्क। This name should be unique. It should not be copied from the competitors or any other business. Then the third sub point is to get important documents prepared. अब रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस में काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, प्रॉस्पेक्टस एक्सेट्रा। इन सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स का आगे मैं डिटेल डिस्क्रिप्शन दूंगी। अब आगे है हमारे पास सेंडिंग एप्लीकेशंस टू द रजिस्ट्रार। अब रजिस्ट्रेशन के लिए हमें रजिस्ट्रार को एप्लीकेशन तो भेजनी पड़ेगी। अब इस एप्लीकेशन में क्या होता है? इस एप्लीकेशन में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन होती है टू बी इस्टेब्लिश्ड कंपनी के बारे में। सारी इंफॉर्मेशन जो ओनर्स या बिजनेसमैन होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करते हैं ताकि एक रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस स्मूथली हो पाए। अब मैं आपको समझाती हूँ इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं कंपनी को स्टार्ट करने के लिए। सबसे पहले है हमारे पास मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। अब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता क्या है? नो कंपनी कैन बी इनकॉर्पोरेटेड विदाउट मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। इट डिफाइंस ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कंपनी एंड डिटरमाइंस लिमिट ऑफ अथॉरिटी। अब जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन डॉक्यूमेंट होता है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। उस डॉक्यूमेंट के बिना एक कंपनी को स्टार्ट करने के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। अब इस डॉक्यूमेंट में होता क्या है? इसमें ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कंपनी के, क्या एम्स हैं, क्या मोटिव्स हैं कंपनी के, वो सब मेंशन किए जाते हैं। एंड ऑल्सो इट मेंशंस द अथॉरिटी लिमिट ऑफ द इंडिविजुअल्स वर्किंग इन द कंपनी। अब अथॉरिटी कम्स विद रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसलिए इस डॉक्यूमेंट में अथॉरिटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दोनों मेंशन की जाती हैं। अब जो सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है एक कंपनी की फॉर्मेशन के लिए वो है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। अब ये डॉक्यूमेंट होता क्या है? इट इज़ दैट डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी इन विच द इंटरनल रूल्स ऑफ मैनेजमेंट to achieve the objectives laid down in the memorandum of association are stated. अब इस डॉक्यूमेंट में इंटरनल रूल्स ऑफ मैनेजमेंट स्टेट किए जाते हैं। अब ये इंटरनल रूल्स क्या हेल्प करेंगे? ये हेल्प करेंगे जो ऑब्जेक्टिव्स है कंपनी के, जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में स्टेटेड होते हैं, वो अचीव करने के लिए। अब कंटेंट्स क्या होते हैं आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के? सबसे पहले है रूल्स रिगार्डिंग द यूज़ ऑफ कॉमन सील। अब एक कंपनी की एक कॉमन सील होती है जो उसके हर डॉक्यूमेंट में स्टैम्प्ड इन होती है एंड वो सील स्पेसिफाई करती है एक पर्टिकुलर कंपनी को, वो रिप्रेजेंट करती है एक कंपनी को। एक सील का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कंपनी में। देन वी हैव मेथड्स ऑफ कीपिंग एंड राइटिंग द अकाउंट्स। अब एक कंपनी के अकाउंट्स मेंटेनेंस बहुत इंपॉर्टेंट बात हुई। ये हेल्प करती है किसी भी तरह के फ्रॉड से, ये हेल्प करती है गवर्नमेंट की इंटरवेंशन से। and also these accounts which are to be maintained properly help in the growth, development and also the goodwill of business। क्योंकि एक कंपनी को अपने अकाउंट्स कहीं ना कहीं एंड कभी ना कभी पब्लिश करने पड़ते हैं जनरल पब्लिक के लिए। देन वी हैव वोटिंग राइट्स ऑफ मेंबर्स। अब ये इंटरनल मैटर की बात हुई। सारे मेंबर्स के पास वोटिंग राइट्स होते हैं, पर वो किस शेयर और किस प्रपोर्शन में मिलते हैं, उनकी कितनी अथॉरिटी है, उनकी कितनी से है कंपनी में, ये सब यहाँ डिसाइड होता है। देन वी हैव
Powers of Board of Directors. Board of Directors is a group of people who are elected by the other members in the business. Now these Board of Directors have a special power. They have the decision making authority. यहाँ पे एक balanced decision लिया जाता है. As the Board of Directors is a group of people. सब अपने inputs and insights डालते हैं and then a proper decision is taken. Thus यहाँ पे powers of Board of Directors are decided and mentioned. Then we have mode of increase, decrease and reconstruct of share of capital. अब यहाँ पे क्या decide होता है? यहाँ पे ये डिसाइड होता है कि कैपिटल को कैसे बढ़ाया जाएगा या अगर ज़रूरत पड़ी तो कैसे कम किया जाएगा या ऑल टुगेदर उसके स्ट्रक्चरल चेंज की ज़रूरत पड़ी तो वो कैसे किया जाएगा. तो ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस यहाँ ले डाउन किए जाते हैं. फिर है हमारे पास मोड ऑफ इश्यू एंड अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स. अब इशू एंड अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स का क्या प्रोसीजर होगा? पब्लिक को शेयर्स कैसे दिए जाएंगे, कितने इंटरवल में दिए जाएंगे, क्या मिनिमम सब्सक्रिप्शन होगा, कैसे एप्लीकेशंस को सॉर्ट किया जाएगा, कैसे बैकग्राउंड चेक किया जाएगा एंड सब कुछ. नाउ वी हैव द थर्ड इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट. ये है इंफॉर्मेशन अबाउट द रजिस्टर्ड ऑफिस. The information about the place and situation of the company's registered office is mentioned here. The info must be provided within 30 days of registration. अब जो ये डॉक्यूमेंट है जहाँ पे रजिस्टर्ड ऑफिस की डिटेल्स दी जाती हैं वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है. It is very important to submit this document which states the situation and the place of company's registered office. अब ये देने के लिए एक प्रोविज़न भी है. अगर आप रजिस्ट्रेशन के टाइम पे ये डॉक्यूमेंट नहीं प्रोवाइड कर सकते तो आपको ये विद इन द 30 days ऑफ रजिस्ट्रेशन पीरियड ये उसमें देना पड़ता है. एंड ये कहीं ना कहीं एक रिलैक्सेशनल प्रोविज़न है जो बिजनेसमैन या ग्रुप ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ये इनेबल करता है कि वो आराम से बहुत अच्छे से ये चीज़ डिसाइड करें कि उन्हें अपनी कंपनी का हेड या रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ रखना है, किस स्टेट में उसकी रजिस्ट्रेशन करनी है, कहाँ वो बेनिफिशियल रहेगा, कहाँ गवर्नमेंट की तरफ से शायद कुछ बेनिफिट्स या सब्सिडीज़ मिल सकें एंड सब कुछ. फिर जो डॉक्यूमेंट देना होता है वो होता है लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स. A list of directors with their personal details and written consent is needed to be submitted. अब जो डायरेक्टर्स होते हैं कंपनी के वो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स होते हैं, उनका बहुत इंपॉर्टेंट से होता है एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द हैपनिंग्स इन द कंपनी. सो उनकी पर्सनल डिटेल्स along with the written consent is submitted. A registrar needs this document in order to complete the registration process. फिर है हमारे पास undertaking regarding qualification shares. Now qualification shares क्या होते हैं? It refers to those shares which under the provisions of the act the directors are required to buy, ensuring to have some stake in the proposed company. अब जो डायरेक्टर्स होते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेक होता है कंपनी में, तो इनको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ शेयर्स जिन्हें क्वालिफिकेशन शेयर्स कहा जाता है वो खरीदना पड़ता है. इससे क्या होता है, इससे रजिस्ट्रार को ये शो होता है कि इनका एक इम्पॉर्टेंट स्टेक है कंपनी में. फिर आता है पेमेंट ऑफ प्रिस्क्राइब्ड फी. ये क्या होती है, क्या फ़ी देनी पड़ती है? Along with the documents, a predetermined fee is also sent to the registrar's office. This fee is deposited in the Government of India account with the Reserve Bank of India. अब registration process को complete करने के लिए fees भी देनी पड़ती है. ये एक predetermined चीज़ होती है. Like ये registrar का discretion नहीं है कि fee कितनी होगी. It is predetermined by the government. और ये fee जो होती है ये जाती है government को और ये सीधा डिपॉजिट होती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकाउंट में जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में होता है. फिर है हमारे पास द थर्ड स्टेप ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी जो है कैपिटल सब्सक्रिप्शन. कैपिटल सब्सक्रिप्शन का मतलब हुआ कैपिटल कलेक्ट करना, कैपिटल रेज करना पब्लिक से. नाउ फर्स्ट वी हैव
सेबी अप्रूवल। अब सेबी क्या है? सेबी स्टैंड्स फॉर सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इट इज़ द रेगुलेटर ऑफ शेयर मार्केट इन इंडिया। ये ऑर्गेनाइजेशनल गवर्नमेंट के कंट्रोल में है एंड ये कंट्रोल करती है शेयर मार्केट को इंडिया में। अब सेबी का अप्रूवल रिक्वायर्ड है एंड बहुत इंपॉर्टेंट है इन ऑर्डर टू रेज कैपिटल फ्रॉम द पब्लिक इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स। नेक्स्ट वी हैव फाइलिंग ऑफ प्रॉस्पेक्टस। प्रॉस्पेक्टस क्या होता है? प्रॉस्पेक्टस इज एन इन्विटेशन दैट इज ऑफर्ड टू द पब्लिक so that they can subscribe or invest in the company's shares and debentures। ये एक इनविटेशन लेटर होता है जो पब्लिक को एक कंपनी भेजती है। फिर है हमारे पास अपॉइंटमेंट ऑफ बैंकर्स, ब्रोकर्स एंड अंडरराइटर्स। अब बैंकर्स का क्या काम है? बैंकर्स जो होते हैं वो कलेक्ट करते हैं एप्लीकेशन मनी, जो शेयर्स की अलॉटमेंट का फर्स्ट स्टेप है। फिर आते हैं ब्रोकर्स। ये इनकरेज करते हैं लोगों को ताकि वो शेयर्स और डिबेंचर्स में इन्वेस्ट करें। एंड देन कम्स दी अंडरराइटर्स। अब अंडरराइटर्स का ये काम होता है कि जो शेयर्स सब्सक्राइब नहीं हो पाए या जो कैपिटल रिक्वायर्ड था वो कम रह गया, तो वो अंडरराइट करेंगे शेयर्स को, यानी कि दे विल बाय द शेयर्स फॉर द कंपनी एंड दे ऑल्सो रिसीव अ कमीशन फॉर इट एज दे आर हेल्पिंग द कंपनी हेयर। देन वी हैव मिनिमम सब्सक्रिप्शन। अब सेबी की गाइडलाइंस होती हैं एंड उसके अकॉर्डिंग मिनिमम सब्सक्रिप्शन होता है 90% ऑफ द इशू अमाउंट। अब ये रिक्वायर्ड है एक कंपनी को स्टार्ट करने के लिए। Until this minimum subscription criteria is fulfilled, शेयर अलॉटमेंट का प्रोसेस स्टार्ट नहीं हो सकता। The last one is application to stock exchange। अब पब्लिक इन्वेस्ट उन्हीं कंपनी के शेयर्स या डिबेंचर्स में करती है जो स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड होते हैं। अब जो कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड होती हैं उनको एक प्रायर अप्रूवल और एक पेपर वर्क की ज़रूरत होती है एंड इट इज़ ओनली पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ स्टॉक एक्सचेंज एप्लीकेशन। जब पहले वो एप्लीकेशन भेजी जाएगी उसी के बाद द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस विद द स्टॉक एक्सचेंज कैन बी कंप्लीटेड। अब है लास्ट स्टेप for the formation of company। ये है commencement of business। Now what is this commencement of business? यहाँ पे एक certificate provide होता है company को कि now you can finally start your company। So a declaration that 90% of issued amount has been subscribed, यानी कि minimum subscription का criteria पूरा कर लिया गया। ये एक प्री रिक्विजिट है इस सर्टिफिकेट को अटेन करने के लिए। फिर आता है अ डिक्लेरेशन दैट ऑल डायरेक्टर्स हैव पेड इन कैश इन रिस्पेक्ट ऑफ अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स मेड बाय देम। अब जो डायरेक्टर्स को क्वालिफिकेशन शेयर्स लेने होते हैं उन्होंने उसके लिए पेमेंट कर दी है। ये भी एक प्री रिक्विजिट है। फिर है अ स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन that the above requirements has been completed and must be signed by the directors of the company। अब यहाँ पे एक डिक्लेरेशन देती है कंपनी अपनी तरफ से कि सारे रिक्वायरमेंट्स पूरी कर ली गई हैं एंड ये साइन करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो यहाँ पे ये स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन दे दी जाती है। इसके बाद पूरा प्रोसीजर जो फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी का होता है वो पूरा हो जाता है एंड कंपनी को कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का सर्टिफिकेट मिल जाता है। इस सर्टिफिकेट के मिलते ही अ कंपनी कैन स्टार्ट इट्स ऑपरेशंस। वो अपनी ऑपरेटिंग नेचर को एक्टिवेट कर सकती है। अब हमारा टॉपिक है फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड व्हाइल डिसाइडिंग ऑन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अब तक हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस पढ़ लिए। सोल प्रोप्राइटरशिप, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, पार्टनरशिप, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एंड फाइनली द कंपनी। अब कैसे डिसाइड करेगा एक बिजनेसमैन कि उसको कैसी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अडॉप्ट करनी है? द फर्स्ट वन इज कैपिटल रिक्वायरमेंट। अब कैपिटल रिक्वायरमेंट एक बिजनेस की फाउंडेशन होता है। बिना कैपिटल के एक बिजनेस चलेगा कैसे? इनफैक्ट वो स्टार्ट ही कैसे हो पाएगा? तो कैपिटल रिक्वायरमेंट का स्कोप कितना है वो एक बिजनेसमैन को डिसाइड करना पड़ेगा। अगर उसकी कैपेसिटी कम है तो सोल प्रोप्राइटरशिप चूज़ करनी चाहिए।
अगर वो अपनी कैपेसिटी इंक्रीज कर सकता है या पार्टनर्स बना सकता है तो पार्टनरशिप, और इनफैक्ट अगर उसके पास बहुत ज़्यादा कैपिटल रेस करने की पावर्स और कैपेसिटी है तो कंपनी वुड बी द बेस्ट। द सेकेंड वन इज लाइबिलिटी ऑफ ओनर्स। Now owners prefer those business organizations जहाँ पे liability कम हो, तो इसलिए चूज करना बेटर रहेगा एक कंपनी को, या कोऑपरेटिव का पार्ट बनना भी एक बेटर ऑप्शन रहेगा एज कम्पेयर टू सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप जहाँ पे लाइबिलिटीज अनलिमिटेड होती हैं। द थर्ड वन इज फैसिलिटी ऑफ फॉर्मेशन। अब एक सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप को स्टार्ट करने में बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसलिए ये प्रेफर यहाँ पे किया जा सकता है। ऑन दी अदर हैंड एक कोऑपरेटिव सोसाइटी को इस्टेब्लिश करना या कंपनी को स्टार्ट करना कुड बी अ लेंदी लीगल प्रोसेस। द फोर्थ वन इज़ कॉन्टिन्यूटी एंड स्टेबिलिटी। अब ये एक बिजनेसमैन पे डिपेंड करता है कि वो अपने बिजनेस की कॉन्टिन्यूटी और स्टेबल एग्जिस्टेंस चाहता है या नहीं। अगर वो उसके बिना ही इज़ फाइन विद इट, देन सोल प्रोप्राइटरशिप वुड बी द बेस्ट ऑप्शन, और एल्स ही कुड ऑप्ट फॉर पार्टनरशिप जहाँ पे वो रजिस्टर करवाए अपने पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन को, या कंपनी जहाँ पे रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है एंड दस परपेचुअल एग्जिस्टेंस का बेनिफिट मिलता है। द फिफ्थ वन इज टैक्स लायबिलिटी। अब कितना टैक्स देना पड़ेगा, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, एंड लोग टैक्स हमेशा बचाने की कोशिश करते हैं क्योंकि एंड ऑफ द डे यू एंड अप स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी while paying taxes. So when you opt for a sole proprietorship, the tax liability is very less. On the other hand, if you opt for a company, वहाँ पे tax liabilities गवर्नमेंट के regulated rules के अकॉर्डिंग होता है एंड वो काफ़ी ज़्यादा होती है. So choose wisely. The sixth one we have is managerial needs. अब कितनी मैनेजरियल नीड्स हैं, कितनी एक्सपर्टाइज सर्विसेज या कितनी एक्सपर्ट्स की असिस्टेंस की ज़रूरत पड़ेगी, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है while deciding which form of business organization a businessman must opt to. अगर बहुत ज़्यादा मैनेजरियल रिक्वायरमेंट्स नहीं हैं तो सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप वुड बी अ गुड ऑप्शन। ऑन द अदर हैंड टेक्निकल स्किल्स या एक्सपर्टाइज सर्विसेज की रिक्वायरमेंट है तो company, because a company raises capital which is sufficient to hire the experts. Then the seventh point is flexibility. अब एक बिजनेसमैन कितनी फ्लेक्सिबिलिटी और कितना कंट्रोल चाहता है ये उस पर डिपेंड करता है, एंड इस फ्लेक्सिबिलिटी एंड कंट्रोलिंग फैक्टर पे डिपेंड करता है which form of business organization he decides to choose. If he wants complete flexibility, then sole proprietorship is the best, as there is this one single owner who has the complete authority to manage his business. On the other hand, if he is okay with sharing his powers and authority, partnership is fine, or else the company, जहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं एंड काफ़ी लोगों में पावर्स एंड अथॉरिटीज़ डिवाइड होती हैं। द एट्थ वन इज स्केल ऑफ प्रोडक्शन। अब एक बिजनेसमैन कितनी स्केल ऑफ प्रोडक्शन रखना चाहता है, डज ही वांट इट टू बी स्मॉल, मीडियम और लार्ज, एंड इसी के अकॉर्डिंग वो डिसाइड करेगा कौन सी टाइप की बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बेस्ट सूटेबल रहेगी। अगर वो स्केल ऑफ प्रोडक्शन अपना स्मॉल रखना चाहता है तो सोल प्रोप्राइटरशिप, मीडियम रखना चाहता है तो पार्टनरशिप वुड बी द बेस्ट, एंड इफ ही वांट्स लार्ज स्केल ऑफ प्रोडक्शन then a company organization would be the best option. The ninth one is government control. अब एक बिजनेसमैन कितना गवर्नमेंट कंट्रोल या कितनी गवर्नमेंट इंटरफेरेंस एक्सेप्ट कर सकता है या इनफैक्ट एक्सेप्ट करना चाहता है। Now, a company interferes in a cooperative society and a joint stock company a lot. A government controls it, as these are registered under the laws stated by the government. On the other hand, sole proprietorship and partnership are not. For partnership, it is an optional thing. If a businessman desires no control of government, then sole proprietorship would be a good option. And if he's okay with the government interference and government control up to a certain extent, then partnership or company could be chosen. The last one is need of secrecy.
अब कितनी सीक्रेसी चाहता है एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है while deciding what sort of business form of organization he wants to choose. If he wants complete secrecy, then sole proprietorship, as there is no other person other than the individual businessman who knows the managemental strategies or has the controlling power of the business. On the other hand, पार्टनरशिप, कोऑपरेटिव्स या कंपनी में सीक्रेसी मेंटेन करना काफ़ी डिफ़िकल्ट है क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा लोग हैं एंड डिस्कशंस सारे मेंबर्स को इंक्लूड करता है and it also includes participation and insights of all. That's all for today, guys. With this, we end our second chapter. Feel free to drop queries in the comment box. Thank you so much. Until next time, keep revising.